हेलो साथियों, आज हम इम्यूनिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, इम्यूनिटी जो है दो टाइप की होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है एडॉप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट यानी कि बाय बर्थ नेचुरली कुछ मैकेनिज्म्स होती हैं, वो उसको हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, जो कंजेनाइटली या बाय बर्थ हमको जो मिलती है उसे हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। उसके अलावा इम्यूनिटी जो है एडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है, जो कि आफ्टर बर्थ हमें ये डेवलप होती है हमारे बॉडी में। ओके, इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। तो आज हम एडॉप्टिव इम्यूनिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इम्यूनिटी एज सच, इम्यूनिटी का मतलब क्या है? इम्यूनिटी एक डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी की। जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फॉरेन बॉडीज जो हमारे बॉडी के अंदर जो एंटर होते हैं, वो कैसे अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय होती है, और हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म जो बॉडी का है और कैसे डिस्ट्रॉय करता है, वो एक्चुअली इम्यूनिटी है। तो बाय बर्थ हमारे पास कुछ चीज़ें दी गई हैं, और आफ्टर बर्थ हमारे बॉडी के अंदर कोई चीज़ें डेवलप होती है, उसको हम एडॉप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो हम एडॉप्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो भी फिर दो टाइप के होते हैं। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दो प्रकार के होते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरा है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो आज के इस इम्यूनिटी के भाग 1 में हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये एक एडॉप्टिव इम्यूनिटी है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। तो इसके टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे आने से पहले चलिए मैं आपको कुछ बैकग्राउंड देता हूँ। तो ये दोनों जो इम्यूनिटी है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो या ह्यूमरल इम्यूनिटी हो, ये अल्टीमेटली जो है फॉरेन बॉडी या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एंटीजन से नहीं, जो भी कोई फॉरेन टॉक्सिन है या बैक्टीरिया है जो एंटर होता है, हम उसको एंटीजन कहते हैं। तो उसके रिस्पॉन्स में हमारा इम्यून सिस्टम जो है कुछ प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज या एक्टिवेटेड टी सेल्स। तो एंटीबॉडीज या एक्टिवेटेड टी सेल्स अल्टीमेटली जो फॉरेन बॉडीज या टॉक्सिन्स को मार देता है। ठीक है, तो वो प्रकार की इम्यूनिटी आइदर सेल मीडिएटेड होती है या तो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है। तो ये इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो या ह्यूमरल इम्यूनिटी हो, इसके प्रोडक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट सेल है, वो है लिम्फोसाइट। सो आपको पता होगा लिम्फोसाइट बेसिकली एक WBC है, यानी कि वाइट ब्लड सेल। इसको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। तो WBC से आपको पता होगा 5 प्रकार के हैं, जिसको आमतौर पे ग्रैनुलोसाइट या एग्रेनोसाइट में क्लासिफाई करते हैं। तो जैसे कि न्यूट्रोफिल, ईसनोफिल और बेसोफिल ग्रैनुलोसाइट्स में क्लासिफिकेशन है, और एग्रेनोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स आते हैं। राइट, तो लिम्फोसाइट जो सेल है, ये जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड या ह्यूमरल इम्यूनिटी में मदद करता है। अब आते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आज के टॉपिक पे। ठीक है, तो लिम्फोसाइट जो है, जैसे आपको पता होगा, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टी लिम्फोसाइट, एक होता है बी लिम्फोसाइट्स, और बी सेल भी कहते हैं या बी लिम्फोसाइट। सो बी सेल्स जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी में मदद करते हैं, और टी सेल्स जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में मदद करते हैं। ठीक है, तो अभी फिर से सॉरी, अगर ये डिटेल में जाने से पहले अब चलिए अभी ये लिम्फोसाइट्स पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। टी लिम्फोसाइट क्या है और बी लिम्फोसाइट क्या है? देखिए, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट बेसिकली ये लिम्फोसाइट्स है। तो लिम्फोसाइट्स कहाँ पर रहते हैं, इनका लोकेशन कहाँ पर है? ये लिम्फॉइड टिश्यूज में होते हैं। लिम्फॉइड टिश्यू यानी कि लिम्फ नोड है, स्प्लीन है, आपका थाइमस है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गन्स में या इसमें टी और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा सर्कुलेटिंग ब्लड में भी होते हैं, और जैसे और दूसरे लिम्फॉइड टिश्यूज हैं, जैसे कि टॉन्सिल्स हैं, एडिनॉइड्स हैं, हाँ, और जीआई ट्रैक्ट के अंदर जो होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, उसमें भी होते हैं। तो बॉडी में जहां पर लिम्फॉइड टिश्यू है वहां पर लिम्फोसाइट्स रहते हैं, WBC, और इवन सर्कुलेटिंग ब्लड में। अब जैसे मैंने आपको बताया टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट है, तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो देखिए, जैसे कि आप जानते होंगे, तो अल्टीमेटली लिम्फोसाइट्स हो या कोई भी ल्यूकोसाइट या WBC हो, इनका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? बोन मैरो में। ठीक है, जैसे RBCs का भी एरिथ्रोपोइसिस आपने पढ़ा होगा, हमारे पास उसका वीडियो भी है। तो बोन मैरो में जो प्रोडक्शन होता है, अल्टीमेटली मान लीजिए लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे एक रेड कलर का सेल उतार रहा हूँ, ये एक लिम्फोसाइट है। ये ना बी लिम्फोसाइट है ना टी लिम्फोसाइट है। तो ये बेसिकली ये जो प्रोडक्शन होता है इंट्रायूटेराइन लाइफ से ही, फीटल लाइफ से स्टार्ट हो जाता है, और शॉर्टली आफ्टर बर्थ भी ये प्रोडक्शन चलता है। तो प्रोडक्शन होने के वक्त
जब ये बोन मैरो से बाहर निकल के ब्लड में जाएगा, ये इमेच्योर सेल्स यानी कि जस्ट लिम्फोसाइट है, ना ये टी है ना बी है, ठीक है। जब ये ब्लड में जाएंगे फिर ब्लड के जरिए थाइमस जो एक ऑर्गन है उसमें ये बाज लिम्फोसाइट जो है यहाँ पर जाके इनका डेवलपमेंट होगा या प्री प्रोसेसिंग होगा, यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होगी या एजुकेशन होगी। तो जब थाइमस में ये जो लिम्फोसाइट्स जो डेवलप होते हैं उनकी प्री प्रोसेसिंग होंगी, उस लिम्फोसाइट्स को हम सिंपली क्या कहेंगे, टी लिम्फोसाइट्स, जहाँ पे इनकी प्री प्रोसेसिंग होंगी। तो ये जो टी लिम्फोसाइट्स फिर से वापस ब्लड में आएंगे और लिम्फोसाइट टिश्यू में जाके सेटल होंगे, यानी कि इनकी अल्टीमेट ट्रेनिंग, ये जो लिम्फोसाइट की थाइमस में जिस लिम्फोसाइट ट्रेनिंग है उसे हम क्या कहेंगे, टी लिम्फोसाइट। उसी तरह बी लिम्फोसाइट क्या है, एक्चुअली इसका नाम दिया गया है क्योंकि फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर हुआ था बर्ड्स में एक ऑर्गन होता है बर्सा फैब्रिशियस, तो वहां पे ये पाया गया था, इसलिए इसका नाम बी लिम्फोसाइट दिया गया है। लेकिन ह्यूमंस में बी लिम्फोसाइट जो है, जो इमेच्योर बी लिम्फोसाइट से फिर से वापस बोन मैरो में होके ये डेवलप कर लेते हैं और बोन मैरो में डेवलप होके फिर से ये ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं, तो उसे हम बी लिम्फोसाइट कहेंगे, ठीक है। तो सिंपल याद रख लीजिएगा, टी लिम्फोसाइट थाइमस में डेवलप होगा और बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में। ओके तो और ये बहुत से हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी और बी मिला के, ठीक है, मिलियंस ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं। और इसमें एक खूबी ये है, जो टी लिम्फोसाइट होता है या बी लिम्फोसाइट होता है, मान लीजिए कि ये टी लिम्फोसाइट है और ये एक बी लिम्फोसाइट है, ठीक है। तो इसके जो सरफेस पे काफ़ी प्रोटीन्स होते हैं, तकरीबन लाखों में होते हैं प्रोटीन्स होते हैं। तो बहुत से मिलियंस ऑफ लिम्फोसाइट होते हैं और एक लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट दूसरे टी लिम्फोसाइट्स पे डिफरेंट होता है, क्योंकि उसके जो सरफेस पे जो ये प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं टी सेल रिसेप्टर, ये अलग होता है। ये इसकी बनावट इतनी अलग होती है कि जो दूसरा जो नेबरिंग टी लिम्फोसाइट है उसके सरफेस का जो प्रोटीन है वो अलग रहेगा। ओके, ठहरिए आपको बता दूं। मान लीजिए ये एक टी लिम्फोसाइट है, फिर से और एक टी लिम्फोसाइट है, तो इसकी जो बनावट है, जो टी सेल रिसेप्टर है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग रहेगा। मान लीजिए ये जो है ट्रायंगुलर शेप है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है एक ट्रायंगुलर शेप का एंटीजन आके फिट हो सकता है। यहाँ पे मान लीजिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर शेप का एंटीजन आके फिट होगा। तो ये टी सेल रिसेप्टर काफ़ी अलग अलग होते हैं हर डिफरेंट टी लिम्फोसाइट के। तो मान लीजिए अगर कोई बैक्टीरिया है या बैक्टीरियल एंटीजन है, ये टाइफाइड का एंटीजन है, तो इसके लिए टाइफाइड को एंटीजन को बाइंड करने के लिए स्पेसिफिक एक ही प्रकार का लिम्फोसाइट रहेगा। अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस का है, कोई दूसरी बीमारी का है, तो उसका जो टी लिम्फोसाइट जो एक्टिवेट करने के लिए उसके पर रिसेप्टर अलग रहेगा, वो टी लिम्फोसाइट अलग रहेगा। तो उसी तरह हम बॉडी जो दुनिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसके रिएक्ट करने के लिए बॉडी में हमारे जो डिफरेंट टाइप्स के टी लिम्फोसाइट है, उसी तरह बी सेल पर भी अलग से जो उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो बेसिकली एक इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, आइदर IgD होता है या IgM होता है, तो वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। टी सेल रिसेप्टर या इसको हम बी सेल रिसेप्टर कहते हैं। बी सेल रिसेप्टर बेसिकली एक इम्यूनोग्लोबुलिन या टाइप होती है। हम बी सेल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। अभी आज के वीडियो में सेल इम्यूनिटेड इम्यूनिटी में टी सेल का रोल है। तो मैंने माफ कीजिएगा, हमने ज्यादा टाइम लिया है ये डिस्कशन करने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको टी सेल और बी सेल में फर्क नहीं मालूम होगा तो आप सेल इम्यूनिटेड इम्यूनिटी समझने में आपको दिक्कत आएगी। चलिए अब आते हैं सेल इम्यूनिटेड इम्यूनिटी, जो कि फिजियोलॉजी में फर्स्ट MBBS में 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं या 10 मार्क्स में पूछते हैं थ्योरी एग्जाम में आमतौर पे। उसी तरह पैथोलॉजी में भी पूछा जाता है और माइक्रोबायोलॉजी में भी पूछा जाता है इम्यूनिटी में। तो सेल इम्यूनिटेड इम्यूनिटी में टी सेल के द्वारा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया हो या कोई भी वायरस हो या जो भी हो, उसको नष्ट किया जाता है या डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं वो देखते हैं सेल इम्यूनिटेड इम्यूनिटी में, जो आके आज का टॉपिक है। ठीक है, तो ये जो है टी लिम्फोसाइट्स 4 प्रकार के होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स 4 प्रकार के होते हैं। पहला है टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल, इसको हम CD4 सेल भी कहते हैं। दूसरा है साइटोटॉक्सिक टी सेल, इसको हम CD8 सेल भी कहते हैं या तो किलर सेल भी कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। और एक तीसरा प्रकार है टी सप्रेसर सेल,
या टी रेगुलेटरी सेल, इसको रेगुलेटरी सेल भी कहा जाता है। उसके अलावा और एक प्रकार है टी मेमोरी सेल। तो 4 प्रकार के टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। अब इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, कैसे ये 4 प्रकार के जो टी सेल्स हैं कैसे फॉरेन बॉडी या एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं। तो चलिए मान लीजिए अभी हम इसको एक स्टोरी की तरह डिस्कशन करेंगे। कोई एक बैक्टीरिया है हमारे बॉडी के अंदर चले गए, चाहे वो नेजल रूट हो या ओरल के रूट के आ गया हमारे फैरिंक्स में आके फेरिंजाइटिस से इन्फ्लेमेशन कर लिया, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये एक फैरिंक्स है, फैरिंक्स का एक टिश्यू है, वहाँ पे फेरिंजाइटिस हो गया, ये रेड कलर का एक बैक्टीरिया आ गया और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कर दिया। इन्फ्लेमेशन में क्या होगा, रेडनेस होगा, तो जो नेबरिंग टिश्यूज का जो कैपिलरीज है, ब्लड वेसल्स है, वहाँ से फ्लूइड आएगा और जो ब्लड में एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इंपॉर्टेंट क्या रिलीज होगा, न्यूट्रोफिल आएगा, ठीक है। पहले जो है फर्स्ट न्यूट्रोफिल आएंगे। तो न्यूट्रोफिल क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को एंगल्फ करेगा या अंदर लेगा और उसको किल कर लेगा, यानी फैगोसाइटोसिस करेगा। फैगोसाइटोसिस करने के बाद ये जो बैक्टीरिया के जो एंटीजेंस हैं, ओके, जो उसके जो पदार्थ हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, वो फिर से ब्लड में डाल देगा और ब्लड के जरिए वो नेबरिंग लिम्फ नोड्स में जाएंगे जहाँ पे बी और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो मान लीजिए ये एक लिम्फ नोड है, ठीक है, लिम्फ नोड है। तो लिम्फ नोड में आमतौर पे बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट से बहुत से सेल्स होते हैं। यहाँ पे टी है, ये है बी, ओके, मैं टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट रैंडमली लिख रहा हूँ। टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है, ठीक है। लिम्फ नोड्स में टी लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, उदाहरण के तौर पे। तो ये जो है फैरिंग्स है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया। इन्फ्लेमेशन होने के बाद पहले न्यूट्रोफिल्स जो है उसको फैगोसाइटाइज करेंगे और फिर से ब्लड या लिम्फेटिक्स के जरिए अल्टीमेटली ये जो उसके एंटीजेंस है, बैक्टीरिया के जो प्रोडक्ट्स है, वो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के पास चले जाएंगे। बी लिम्फोसाइट्स इसको रिसेप्टर के जरिए, सेल रिसेप्टर के जरिए प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज और इसको अल्टीमेटली एंटीबॉडीज को यहाँ पे फैरिंग्स के पास लाके बैक्टीरिया, दूसरे जो भी बैक्टीरिया है उसको मार देगा, ठीक है। एंटीबॉडीज आके इसको नष्ट कर देगा, उसको हम ह्यूमन इम्यूनिटी कहते हैं। अब हमारे जो सेल इम्यूनिटेड इम्यूनिटी है वो टी लिम्फोसाइट के एक्टिवेशन से होगा। लेकिन ये जो टी लिम्फोसाइट है, सिर्फ ये जो पदार्थ, जो बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, सिर्फ उससे एक्टिवेट नहीं होगा। बी लिम्फोसाइट बहुत हम्बल सेल होता है, जस्ट न्यूट्रोफिल के जो डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स हैं, एंटीजेंस जब उसको एक्सपोज होते हैं वो ले लेता है और एंटीबॉडीज बनाता है। लेकिन टी लिम्फोसाइट एक्टिवेशन होने या सेल इम्यूनिटेड इम्यूनिटी होने के लिए और एक सेल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सेल का नाम है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या है? मैक्रोफेज बेसिकली एक मोनोसाइट है। मोनोसाइट क्या है? एक WBC है, ठीक है। जैसा लिम्फोसाइट है सब मोनोसाइट। जब मोनोसाइट ब्लड से निकलकर किसी और टिश्यू में जाके परमानेंटली वहाँ पे सेटल हो जाता है, उसे हम मैक्रोफेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल मोनोसाइट ब्लड में निकल के अगर CNS में सेटल हो गया तो वो जो है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हो गया, ओके, बोन। तो उसी तरह ऑस्टियोक्लास्ट बोन में, तो बहुत जगह इसमें लिवर में साइनोसाइड्स, लिवर के जो साइनोसाइड्स वहाँ पे कफर सेल्स, वो मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम है। इसके बारे में फिर कभी डिस्कशन करें। याद रखिए मोनोसाइट बेसिकली एक मैक्रोफेज बेसिकली एक मोनोसाइट है, ठीक है। तो WBC है। तो ये सेल बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्रोफेज। ये सेल जब एंटीजन को ला के देगा, मैक्रोफेज जो है जब टी सेल के पास लिम्फ नोड में ला के देगा एंटीजन को, तभी टी सेल एक्टिवेट होगा। फ्री एंटीजन से टी सेल एक्टिवेट नहीं होगा। अब ये जो मैक्रोफेज जो सेल है, ये कैसे एंटीजन को लाके प्रेजेंट करेगा टी सेल को, एंटीजन को लाके प्रेजेंट करेगा टी सेल को, इस वजह से इसका नाम पड़ा है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और एक टर्म याद रख लीजिए, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल 3 प्रकार के होते हैं आमतौर पे। मैक्रोफेज है, बी लिम्फोसाइट है, डेंड्राइटिक सेल है। डेंड्राइटिक सेल मोस्ट कॉमन है, मैक्रोफेज का एग्जांपल लेते हैं। तो मैक्रोफेज जो है एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, यानी ये जो है टी लिम्फोसाइट को एंटीजन, जो बैक्टीरिया का, जो फॉरेन बैक्टीरिया का जो आया हुआ है बॉडी में, उसको लिम्फ नोड या लिम्फोइड टिश्यू में जो टी सेल सिचुएटेड है, वहां पे मैक्रोफेज जो है एंटीजन को लेके टी सेल को प्रेजेंट करेगा। अब कैसे प्रेजेंट कराएगा, चलिए देखिए मैकेनिज्म सेल इम्यूनिटेड इम्यूनिटी का। तो मैक्रोफेज क्या करेगा, फर्स्टली मान लीजिए ये बड़ा सेल एक मैक्रोफेज है, ठीक है। मैक्रोफेज के अंदर न्यूक्लियस होगा उसका अपना सा, ठीक है। ये जो मैं ब्लू कलर में जो हाईलाइट कर रहा हूँ आपको एक रफ डायग्राम में, ये क्या है, मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज, ठीक है।
मैक्रोफेज क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस के जरिए बैक्टीरिया को एंगल्फ कर लेगा। ये बैक्टीरिया है, उसको एंगल्फ करके लाइसोसोम के जरिए उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, फिर से वो जो बैक्टीरियल एंटीजेंस है, वो बैक्टीरियल एंटीजेंस जो है सेल के सरफेस पे आ जाएंगे। ये क्या है, बैक्टीरियल एंटीजन है। ओके, बैक्टीरियल एंटीजन। लेकिन मैक्रोफेज को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कहा जाता है। तो मैक्रोफेज, इसके जो न्यूक्लियस की जो मशीनरी है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है, उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर 6 और शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 6, क्रोमोसोम नंबर 6 में एक जीन होता है जो कि एक प्रोटीन पैदा करता है। तो जीन से जो है ना अल्टीमेटली एमआरएनए बनता है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर एमआरएनए से जो है एक प्रोटीन बनता है जिसको हम ट्रांसलेशन प्रोसेस करते हैं, तो अल्टीमेटली एक प्रोटीन बनता है। वो मैं आपको ग्रीन कलर से बता दूं, वो प्रोटीन आके अल्टीमेटली यहाँ के सेल के सरफेस मेम्ब्रेन पे जुड़ जाता है। उस प्रोटीन को हम कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, और वो दो प्रकार के होते हैं, 1 और 2। यहाँ पे MHC2 मॉलिक्यूल होता है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। को पहले HLA एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन वगैरह भी कहते थे, लेकिन अभी उसका नया नाम है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन 2। बाद में इसकी कुछ और दूसरे और वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। राइट, तो याद रखिए क्रोमोसोम 6 एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के जो कोड करता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 1 हर न्यूक्लिएटेड सेल में होता है एक्सेप्ट फॉर आरबीसी, जिसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है। तकरीबन न्यूक्लिएटेड सेल्स में जो सेल मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन होता है MHC मॉलिक्यूल, जो कि इसका फंक्शन जो है ट्रांसप्लांटेशन में काम आता है। खैर, टाइमिंग याद रख लीजिए। मैक्रोफेज मॉलिक्यूल जो है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2 सरफेस प्रोटीन पे प्रोड्यूस करता है, उसका जीन जो है क्रोमोसोम 6 पे होता है। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया आने के बाद, एंगल्फ करने के बाद, ये MHC2 मॉलिक्यूल पे जाके लग जाता है, और MHC2 मॉलिक्यूल बैक्टीरियल एंटीजन को पकड़कर अब ये लिम्फेटिक्स के जरिए या लिम्फ नोड के अंदर ये बैक्टीरिया ये लेके जाएगा टी लिम्फोसाइट के पास। अब मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ पे लिम्फ नोड में बहुत सारे टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। हर टी लिम्फोसाइट ये पर्टिकुलर एंटीजन को नहीं एक्सेप्ट करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि टी लिम्फोसाइट के जो टी लिम्फोसाइट है, ये टी लिम्फोसाइट है मान लीजिए, इसके सरफेस पर एक प्रोटीन होता है, उसको हम कहते हैं टी सेल रिसेप्टर। तो ये यूनिक होता है। तो जो टी सेल रिसेप्टर इस बैक्टीरियल एंटीजन को बाइंड करने के लिए नेचुरली बनाया गया है हमारे बॉडी में, वो टी सेल जो है सेलेक्ट हो जाता है पहले। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में पहला स्टेप क्या होता है, जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल या मैक्रोफेज बैक्टीरिया के एंटीजन को MHC2 मॉलिक्यूल से बाइंड करके लिम्फोसाइट्स के पास जाएगा, टी लिम्फोसाइट के पास। तो टी लिम्फोसाइट जो जिसके टी सेल रिसेप्टर इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो बनाया गया है, वही सेलेक्ट होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोनल सिलेक्शन। तो टी लिम्फोसाइट के जो क्लोन है वो सेलेक्ट हो जाती है, क्लोनल सिलेक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, क्लोनल सिलेक्शन यानी एक टी लिम्फोसाइट सेलेक्ट हो जाएगा जो कि वो उसके लिए डेस्टाइन था, उसके लिए बनाया ही उसे गया था। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये बैक्टीरिया मान लीजिए टाइफाइड का है, सैल्मोनेला टाइफाई है, तो वो हर टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट नहीं करेगा। उसके सेल पे जो रिसेप्टर है जो बाइंड कर पाता है उसी कॉन्फ़िगरेशन का वही बाइंड करेगा। टीबी का बैक्टीरिया है जो टी लिम्फोसाइट पे जो बाइंड कर सकता है उसी को ही वो बाइंड करेगा, उसका एंटीजन। ठीक है, उसी तरह कोई डिफरेंट डिसीजेस का तो बाइंड करने के लिए शर्त यह है टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होने के लिए कि एंटीजन जो है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 और कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जैसे कि मैक्रोफेज है, बी लिम्फोसाइट है, डेंड्राइटिस सेल ला के दे, तभी टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगा। ठीक है, उतना ही नहीं, ये जो टी लिम्फोसाइट है इसके सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन होती है, इस और एक प्रोटीन होती है, इसका नाम है CD4। CD का फुल फॉर्म है क्लस्टर डिफरेंशिएशन फैक्टर 4, CD4। तो ये जो टी लिम्फोसाइट है जिसके सरफेस CD4 है, इसका काम क्या है, ये चेक करेगा कि जो एंटीजन आ रहा है ये MHC2 मॉलिक्यूल से लगा हुआ है या नहीं है। तो ये MHC2 मॉलिक्यूल से अटैच होगा। जब ये कंफर्म कर लेगा कि हाँ ये जो मैक्रोफेज हमें एंटीजन ला के दे रहा है बैक्टीरिया का,
जो फॉरेन बैक्टीरिया का एंटीजन ला के दे रहा है वो MHC2 मॉलिक्यूल से लगा है, तभी ये जो टी सेल रिसेप्टर है इससे बाइंड करेगा और अल्टीमेटली एंटीजन आके इस पे बाइंड होगा टी सेल रिसेप्टर पे। अगर सिर्फ प्लेन एंटीजन है तो टी सेल रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होगा। टी सेल रिसेप्टर पे बाइंड होने के लिए शर्त ये है कि बैक्टीरियल एंटीजन MHC2 प्रोटीन से लगा हो, और उसको डिटेक्ट कौन करेगा? टी लिम्फोसाइट के ऊपर एक मॉलिक्यूल है CD4, वरना नहीं। जब ये बाइंडिंग होगी तब टी सेल के अंदर, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर और एक प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन एक्टिवेट होगा, उसका नाम है CD3 मॉलिक्यूल। और वो जब एक्ट होगा तो वो न्यूक्लियस को इंफॉर्मेशन देगा कि अभी प्रोटीन एक्ट हो गया है, इस पे लग गया है, अब आप मल्टीप्लाई करो या माइटोसिस करो। ये एक प्रोसेस है। लेकिन मैक्रोफेज 3 तरीके से मैसेज देता है। एक, डायरेक्टली टी सेल रिसेप्टर पे बैक्टीरिया बाइंड हो गया और MHC2 मॉलिक्यूल पे CD4, ये एक तरीके से CD3 मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करके एक इंफॉर्मेशन गया न्यूक्लियस पे टी सेल के, टी लिम्फोसाइट के। फिर दूसरा एक मेथड है, दूसरे मेथड में जो है यहाँ से जो मैक्रोफेज से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, उसमें से एक इंपॉर्टेंट है इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन नाम इस वजह से लिखा गया है क्योंकि इसका नाम है, ये ल्यूकोसाइट्स है, तो दो जब ल्यूकोसाइट के बीच में कम्युनिकेटिंग मॉलिक्यूल को इंटरल्यूकिन्स कहते हैं, बाज़ वक़्त लिम्फोकाइंस भी कहते हैं अगर वो लिम्फोसाइट्स में कम्युनिकेशन हो। तो इंटरल्यूकिन 1 जो रिलीज होता है, वो इंटरल्यूकिन 1 भी मैसेज देता है रिसेप्टर पे बाइंड करके न्यूक्लियस पे कि यहाँ पर बाइंड हो चुका है, अब आप मल्टीप्लाई हो जाइए। दो मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म डायरेक्टली बाइंड करके, एक केमिकल रिलीज करके, और एक मैकेनिज्म है, और एक मैकेनिज्म क्या है? तो ये जो मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज के सरफेस पे और एक प्रोटीन होता है, इस पर एक प्रोटीन होता है मैक्रोफेज के मॉलिक्यूल पे। तो ये प्रोटीन एक बड़ा सा प्रोटीन होता है यहाँ पे, तो ये प्रोटीन का नाम है B7, ठीक है। ये जो है और एक सरफेस पे यहाँ पर टी लिम्फोसाइट पर और एक सरफेस प्रोटीन होता है, इसका नाम है CD28। तो ये B7 मॉलिक्यूल CD28 मॉलिक्यूल को बाइंड कर लेगा। तो 3 तरीके से मैक्रोफेज जो है टी सेल लिम्फोसाइट को मैसेज पहुंचाएगा अल्टीमेटली टी सेल के न्यूक्लियस को कि एंटीजन आ गया है, अब आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। एक तो डायरेक्टली टी सेल रिसेप्टर पे बाइंड होगा और CD4 मॉलिक्यूल MHC2 मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करेगा, एक इंटरल्यूकिन 2 की वजह से, एक B7 मॉलिक्यूल CD28। तो अल्टीमेटली जब ये बाइंड हो जाएगा तो ये जो न्यूक्लियस है, फिर भी इसमें फिर से ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा और एक फिर से केमिकल प्रोड्यूस होगा और उसका नाम है इंटरल्यूकिन 2, ठीक है। ये इंटरल्यूकिन 2 फिर जाके यहाँ पे और एक रिसेप्टर है इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर, तो यहाँ पे जाके बाइंड होगा और फिर से मैसेज देगा कि अभी और एक्टिवेट हो और प्रोलिफरेट हो। तो ये जो टी सेल जो बना है ये मल्टीप्लाई होगा काफ़ी टी सेल्स में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोनल प्रोलिफरेशन, क्लोनल प्रोलिफरेशन। तो हम इसको मोर स्पेसिफिकली रखें टी सेल क्लोनल सिलेक्शन या टी सेल क्लोनल प्रोलिफरेशन। तो जो सेलेक्टेड टी लिम्फोसाइट है वही मल्टीप्लाई होगा, दूसरे टी सेल्स नहीं होंगे। जैसे आपको मैंने बताया लिम्फ नोड में हो रहा है ये, तो लिम्फ नोड में जब मैक्रोफेज ला के देगा टी सेल को बैक्टीरियल एंटीजन, तो एक जो सेलेक्टेड टी सेल है वो मल्टीप्लाई होगा, सेलेक्ट होगा तो क्लोनल सिलेक्शन, और उसका जो क्लोन जब मल्टीप्लाई होगा उसे कहेंगे क्लोनल मल्टीप्लिकेशन। और इस टाइप के टी सेल को जो जिसके सरफेस पे CD4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इस टाइप ऑफ टी सेल को जो सेलेक्ट होता है पहले, इसे हम कहते हैं टी हेल्पर सेल। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था टी सेल के 4 टाइप्स हैं टी हेल्पर सेल। तो टी हेल्पर सेल के सरफेस पे होता है CD4 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होंगे और टी हेल्पर सेल फिर से 2 प्रकार के होते हैं, टी हेल्पर सेल 1 और 2। ये टी हेल्पर सेल 2 होता है, 1 के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। टी हेल्पर सेल, ओके, इसको हम CD4 मॉलिक्यूल्स भी बताएं। तो टी हेल्पर सेल्स आमतौर पे ज़्यादातर फिर से ये मल्टीप्लाई होंगे अपने इसमें, और ये जितने भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं
ये हैं, ये रिलीज करते हैं अपने न्यूक्लियस से इंटरल्यूकिन 2, बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हेल्प करता है इंटरल्यूकिन 2। और जो ये इंटरल्यूकिन 2 जो डिफरेंट टी सेल से निकल रहा है, ये जाके एक्टिवेट करेगा और एक प्रकार के टी सेल को, जिसको हम कहते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और किलर सेल भी कह सकते हैं इसको, और किलर सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या किलर सेल को ये एक्टिवेट करेगा। तो वो उसके जो सरफेस पे, ये टी सेल के सरफेस पे एक प्रोटीन है, इसको हम CD8 कहते हैं। CD4 टी हेल्पर सेल, CD8 जो है, या CD8 सेल जो है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को मल्टीप्लाई करेगा और ये इंटरल्यूकिन 2 मदद करेगा। तो इससे जो CD8 सेल्स हैं ये मल्टीप्लाई होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा CD8 सेल बनेंगे। इसका नाम किलर सेल इसलिए दिया है क्योंकि ये अल्टीमेटली जब ये सब लिम्फ नोड्स में जब ये ज़्यादा एक्टिवेट होंगे CD8 सेल, ये फिर ब्लड में जाके फिर से फैरिंग्स में जाएंगे जहाँ पे बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के पास जाके ये बैक्टीरिया को नष्ट करेंगे या मार देंगे या किल कर देंगे। तो कैसे करेंगे? मान लीजिए एक बैक्टीरिया है या बैक्टीरियल सेल है, मतलब मीन्स बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल है, अब उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है, CD8 सेल्स, ओके, CD8 सेल्स, ओके, CD8 सेल्स, ये जाके बैक्टीरिया को बाइंड कर लेंगे। CD8 सेल्स, ओके, CD8 सेल्स हैं, ओके, उसको किलर सेल्स भी कहते हैं। ये बाइंड करने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर से कुछ केमिकल्स निकलेंगे। पहला केमिकल जो निकलता है इसका नाम है परफोरिन्स। तो परफोरिन्स क्या है? एक होल फॉर्मिंग प्रोटीन्स है। ये जो प्रोटीन्स हैं ये बैक्टीरियल वॉल पे या सेल मेम्ब्रेन पे जाके इसको होल्स कर देंगे या छेद कर देंगे या सुराख कर देंगे। तो परफोरिन्स से जब ये होगा तो जो सराउंडिंग टिश्यू का जो पानी है या वाटर या सोडियम टिश्यू फ्लूइड है, ये बैक्टीरिया के अंदर जाएगा और बैक्टीरिया स्वेल हो जाएगा और बैक्टीरिया बर्स्ट हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये मैकेनिज्म है, इस वजह से इसको हम किलर सेल कहते हैं, इसको किल करेगा ये परफोरिन्स के जरिए। उसके अलावा और भी मैकेनिज्म है, ये जो है साइटोटॉक्सिन्स रिलीज करेगा, साइटोटॉक्सिन्स या साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस। ये भी ये परफोरिन्स के जरिए जो होल्स है उसके अंदर ये साइटोटॉक्सिन्स अंदर जाएंगे बैक्टीरिया में और बैक्टीरिया को नष्ट कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा और एक मैकेनिज्म है अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस जो कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल डिस्कशन किए थे किसी प्रीवियस वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप प्रीवियस वीडियोस के हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखें। अपोप्टोसिस इन डिटेल हम डिस्कशन करा। तो ये 3 मैकेनिज्म्स हैं, इसको याद रखने के लिए निमोनिक याद रख लिए, CAP कैप निमोनिक, परफोरिन्स यस, C फॉर साइटोटॉक्सिन्स, A फॉर अपोप्टोसिस एंड P फॉर परफोरिन्स। सो ये तीनों मैकेनिज्म से अल्टीमेटली बैक्टीरिया को नष्ट कर देगा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, इसलिए इसका नाम भी किलर सेल्स है। ये किलर सेल्स ये बनते कैसा है? टी हेल्पर सेल्स, इसके लिए इसका नाम क्या है? टी हेल्पर सेल रखा गया क्योंकि ये हेल्प करता है दूसरे सेल्स को, ठीक है। इंटरल्यूकिन 2 ही नहीं पैदा करेगा, ये जो टी हेल्पर सेल है और भी इंटरल्यूकिन्स पैदा करेगा, जैसे कि इंटरल्यूकिन 4 है, इंटरल्यूकिन 5 है, इंटरल्यूकिन 6 है। ये जो 4, 5, 6 इंटरल्यूकिन्स है, इसको भी हम लिम्फोकाइंस कहेंगे। ये टी हेल्पर सेल से पैदा होते हैं और ये लिम्फोकाइंस, ये केमिकल जो है बी लिम्फोसाइट्स को डेवलप करेंगे मैच्योरेशन के लिए। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग बताया था, बी सेल्स हैं टी लिम्फो, सो बी सेल से मैच्योर करके उसको प्लाज्मा सेल में बना के एंटीबॉडीज बना के ह्यूमन इम्यूनिटी में प्रोडक्शन करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, तो याद रखिए टी हेल्पर सेल का काम क्या है? CD8 मॉलिक्यूल या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को पैदा करे और बी लिम्फोसाइट्स को भी मदद करे, इसलिए इसका नाम ही हेल्पर सेल है। बी लिम्फोसाइट को हेल्प करता है, टी लिम्फोसाइट्स को भी हेल्प करता है ताकि ज्यादा प्रोलिफरेट हो, ज्यादा से ज्यादा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बने। उसके अलावा एक तीसरा टाइप का जो सेल है वो है टी सप्रेसर सेल। टी सप्रेसर सेल या रेगुलेटरी सेल, ये सेल भी बनता है इंटरल्यूकिन 2 की वजह से। इंटरल्यूकिन 2 जो प्रोड्यूस हुआ है वो जो नेबरिंग टी सेल है इनएक्टिव है, उसको एक्टिवेट करके टी सप्रेसर सेल बनेगा। और इसका काम क्या है? जब अगर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की मात्रा ज्यादा हो जाए तो वो बैक्टीरिया को नष्ट तो करेगा ही करेगा, सराउंडिंग टिश्यूज को भी नष्ट कर देगा, ठीक है। उसको बचाने के लिए, जो नॉर्मल टिश्यू बचाने के लिए उसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट करना पड़ता है। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या को इनहिबिट करने के लिए टी सप्रेसर सेल या रेगुलेटरी सेल्स इनहिबिट करेंगे
इसका मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ, इसलिए इसका नाम ही सप्रेसर, सप्रेस करेगा या रेगुलेट करेगा, ठीक है, नाम ही रखा गया टी सप्रेसर सेल और टी रेगुलेटरी सेल। फाइनली चौथा किस्म का एक जो टी सेल है इसको कहेंगे हम मेमोरी टी सेल्स। ये मेमोरी टी सेल्स क्या है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टी हेल्पर सेल्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं माइटोसिस से और इंटरल्यूकिन 2, 4, 5, 6 जो प्रोड्यूस कर रहे हैं लिम्फोकाइंस, तो बास टी लिम्फोसाइट्स की जो ये टी हेल्पर सेल्स है ये डॉर्मेंट रहेंगे या इनएक्टिव रहेंगे और बॉडी में ब्लड के जरिए कोई टिश्यूज में या इवन लिम्फ नोड्स में जाके रह जाएंगे फॉर मंथ्स या इवन ईयर्स। अगर वही बैक्टीरिया फिर से इन्फेक्ट करेगा तब ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स है, वो जाके फौरन फिर से टी साइटोटिक टी सेल्स बनाएगा और डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे मेमोरी टी सेल्स। तो जस्ट आपको रिवीजन कर दो, आज हमने डिस्कशन किया एडाप्टिव इम्यूनिटी में और मोर स्पेसिफिकली सेल इम्यूनेटेड इम्यूनिटी। सेल इम्यूनेटेड इम्यूनिटी का मतलब क्या है, कोई बैक्टीरिया या फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में जब आता है वो एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स के जरिए जो डिस्ट्रॉय होता है वो टाइप की इम्यूनिटी को हम सेल इम्यूनेटेड इम्यूनिटी कहते हैं। और ये एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स की वजह से होता है। टी लिम्फोसाइट्स के 4 प्रकार हैं, टी हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, टी सप्रेसर एंड टी मेमोरी सेल। उसका मैकेनिज्म मैंने आपको डिटेल बताया है। टी सेल सेल को एक्टिवेट करने के लिए मैक्रोफेज या बी लिम्फोसाइट या डेंड्राइटिक सेल, जिसको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं, वो होना जरूरी है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन को प्रेजेंट करेगा। कैसे प्रेजेंट करेगा, 3 मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है। फिर प्रेजेंट करने के बाद फिर क्लोनल सिलेक्शन होगा उनका और क्लोनल प्रोलिफरेशन होगा। फिर अल्टीमेटली कैसे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स किल करेंगे बैक्टीरिया को, ये सब मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे अल्टीमेटली सेल इम्यूनेटेड इम्यूनिटी। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे हमारे लेक्चर को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स पे। हम इसी तरह और भी इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपके लिए बनाएंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। हम बी लिम्फोसाइट्स या ह्यूमन इम्यूनिटी यानी एंटीबॉडीज कैसे बनाते हैं और एंटीबॉडीज कैसे बैक्टीरिया या जो भी दूसरे वायरसेस हैं उसको कैसे किल करता है, उसका मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी में। स्टे ट्यून विद अस विद द चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर। थैंक यू, धन्यवाद।